नमस्कार। आज हम संयोजन के दूसरे सिद्धांत सामंजस्य के बारे में चर्चा करेंगे। सामंजस्य, हार्मोनी। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व यथा वर्ण, तान, रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हों तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाएं। A word in which all contradictions are harmonized in the highest beauty. Every work of art is a reproduction of this universal harmony. Harmony is the art principle which produces an impression of unity through the selection and arrangement of consistent objects and ideas. जब किसी समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य से बंधे हो तो वह सामंजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता है, और जब इन अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे सब समस्त कलाकृति के अनुरूप ढल जाएं, तो सामंजस्य चयन के साथ साथ सामंजस्य व्यवस्था, हार्मोनियस अरेंजमेंट भी होता है। चित्र में सादृश्य भाव किस सीमा तक रहे हों, चित्र विशेष का विषय है, परंतु विरोधाभास यदि मात्र आकर्षण के लिए हो तो यह उचित है, अन्यथा वह सामंजस्य के लिए घातक भी हो सकता है। अतः अनुभव यह बताता है कि चित्र में समाविष्ट बड़ी वस्तुओं में किसी प्रकार का सादृश्य रहना चाहिए, जबकि छोटी वस्तुओं में परिवर्तन के लिए विरोधाभास का पुट दिया जा सकता है। अर्थात चित्र में जो हम बड़ी आकृतियां बनाते हैं उनमें कुछ समानता होनी चाहिए, कुछ सादृश्य होना चाहिए, और छोटी वस्तुओं में हम विरोधाभास दे सकते हैं ताकि थोड़ा चित्र में सक्रियता आए और आकर्षण आए। सामंजस्य से चित्र के सभी तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान व पूत इत्यादि अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। सहयोग एवं सामंजस्य में संबंध। चित्र की विषय वस्तु का नियोजन और उसका प्रस्तुतिकरण कला का मुख्य ध्येय रहता है कि उस विषय वस्तु को हम चित्रभूमि पर किस प्रकार नियोजित करेंगे और उसको किस प्रकार हम प्रेजेंट करेंगे। कलाकार चाहे कितना ही अलंकरण एवं चमत्कार का उपयोग करे, परंतु उसे चित्र की उस विषय वस्तु को गौण नहीं करना चाहिए, यानी उसका मुख्य ध्येय तो चित्र के विषय को प्रस्तुत करना ही होना चाहिए। दूसरे, तल भूमि विभाजन भी इस प्रकार हो कि एक चित्र में अनेक चित्र होने की अनुभूति न हो पाए, यह सहयोग द्वारा संभव है। इससे पूर्व के लेक्चर में हम सहयोग के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। इसमें भी यही बात कही गई है कि चित्र भूमि का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि वह एक ही चित्र नजर आए, उसमें अनेक चित्र नजर न आए। सामंजस्य चित्र का एक गुण विशेष है जिसे विरोधाभास का विपरीत कहा जाता है। चित्र में चमत्कार के लिए चाहे विरोधाभास का प्रयोग किया जाए अथवा सौंदर्य के लिए, सामंजस्य सहयोग संयोजन का मुख्य तत्व रहता ही है। यानी चित्र में एक बार चमत्कार प्रदर्शन के लिए या अट्रैक्शन के लिए हम थोड़ा सा कंट्रास्ट, विरोधाभास यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संयोजन का मुख्य तत्व तो सामंजस्य और सहयोग ही रहेगा। रेखा सामंजस्य। रेखाओं को तीन मुख्य श्रेणियों में गिना जा सकता है, यानी रेखा की तीन मुख्य श्रेणियां हैं। एक आवृत्ति रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती है, एक दूसरे के पीछे जाती हैं, एक दूसरे की आवृत्ति करती हैं, और दूसरी रेखाएं हैं गतिरोध रेखाएं जो एक दूसरे का गतिरोध करती हैं, ऐसी रेखाएं। फिर है संधि रेखाएं। संधि रेखाएं वे हैं जो इस गतिरोध के प्रभाव को मृदु बनाती है, कोमल बनाती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे का विरोध करती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो जो ये संधि रेखाएं हैं वो इनके गतिरोध को, इनके विरोध को मृदु बनाती है, कोमल बनाती हैं और उसे एक मधुर मोड़ में बदल देती हैं। विभिन्न दिशाओं में दौड़ती हुई रेखाएं उलझन पैदा करती हैं जो संयोजन का अवगुण है। साथ ही एक दिशा में दौड़ने वाली रेखाओं का सामंजस्य अत्यंत ही सरल और अनाकर्षक हो जाता है, परंतु इस प्रकार की विरोधी रेखाओं का मधुर सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए लयात्मक संधि रेखाओं का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। अतः जहां आकृतियों में अन्यथा परिवर्तन संभव न हो, जहां चित्र में आकृतियों में परिवर्तन न किया जा सके, वहां रेखाएं सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक हो सकती हैं।
रूप सामंजस्य। रूपाकृति भी संयोजन में रेखाओं की भांति गति उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। प्रत्येक चित्र में कुछ मुख्य आकृतियां होती हैं तथा कुछ सहायक आकृतियां होती हैं, जो मुख्य आकृतियों को प्रभावशाली व आकर्षक बनाती हैं। चित्र में व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए आकृति सामंजस्य या रूप सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। बड़ी आकृतियां अथवा आकार चित्र भूमि की सीमा के अनुरूप संजोने चाहिए, यानी जैसे हमारी तल भूमि व्यवस्था है, स्पेस डिवीजन है, उसके अनुरूप ही हमें बड़ी आकृतियों को सजोना चाहिए। और जो छोटी आकृतियां हैं उनमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। विविधता के लिए कुछ छोटे आकारों को विविध कोण बनाने चाहिए। अनेक कोणीय व्यवस्था में प्रचुर रूपांकन उलझन टेंशन उत्पन्न करता है। पोत सामंजस्य। जब किसी सतह पर हल्के से उंगली फिराई जाए तो उससे उत्पन्न जो अनुभूति होती है उसे पोत कहते हैं या टेक्सचर कहते हैं। पोत की इस अनुभूति को दृष्टि के द्वारा भी अनुभव किया जा सकता है, यानी हम देख के भी बता सकते हैं कि सामने जो वस्तु है उसकी जो सतह है वह उबड़ खाबड़ है, चिकनी है, कोमल है या कठोर है। उबड़ खाबड़ लकड़ी की बनावट से लेकर बारीक सिल्क अथवा संगमरमर की सतह तक के अनेक प्रकार के मोटे, मध्यम तथा चिकने सतही गुण चित्र में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परंतु सामंजस्य के लिए आवश्यक है कि केवल उन्हीं पोतों का, उन्हीं टेक्सचर्स का प्रयोग किया जाए जो एक दूसरे से मेल खाते हुए हों। उदाहरण के लिए अत्यंत कठोर एवं अत्यंत मृदु पोत, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड पोत का टेक्सचर का और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर का सामंजस्य स्थापित नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कुशल कलाकार हो तो उसके हाथों यही अत्यंत प्रभावशाली अनुभूति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चित्रकार को अत्यंत सावधानी और अनुभव की अपेक्षा होगी। नेक्स्ट है विचार सामंजस्य। रूप एवं रेखा के सामंजस्य का महत्व तभी रह सकता है जब वे चित्र में अभिव्यक्त विचार के अनुरूप हो, यानी चित्र में जो विचार अनुरूप किया गया है, जो विचार प्रदर्शित किया गया है, उसी के अनुरूप रेखा और रूप होने चाहिए। प्रत्येक आकृति एक ही अथवा संबंधित विचार की पोषक होनी चाहिए, यानी चित्र में हमने जितनी भी आकृतियां बनाई हैं वे किसी एक ही विचार की पोषक होनी चाहिए या फिर वे किसी संबंधित विचार की पोषक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम किसी गांव का दृश्य बनाते हैं और अगर उसमें हम आधुनिक वस्त्रों से सजी मानवाकृतियां बना दें या फिर मोटर गाड़ियां और पार्क बनाएं तो सामंजस्य की हानि होगी और वह चित्र हास्यास्पद हो जाएगा। यह चित्र का आइडियोप्लास्टिक गुण कहलाता है। वर्ण सामंजस्य। सबसे सुखद वे वर्ण योजनाएं होती हैं जिनके संयोजक रंगों में सहयोग तथा सामंजस्य होता है। इनसे ऐसा आभास होता है मानो सभी रंग वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु फिर भी एक रास्ता से बचने के लिए उनमें पर्याप्त विविधता भी होती है। वर्ण के दो मुख्य समूह हैं जिनमें गर्म तथा ठंडे वर्ण होते हैं, यानी दो प्रकार के रंग, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। दो प्रकार के रंग होते हैं, गर्म रंग और ठंडे रंग। गर्म रंगों में भी एक पारिवारिक संबंध होता है और ठंडे रंगों में भी एक पारिवारिक संबंध होता है। इससे स्वाभाविक सामंजस्य कहा जाता है। अतः रंग सामंजस्य के लिए गर्म रंगों के साथ गर्म रंग और ठंडे रंगों के साथ ठंडे रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हमें उसमें थोड़ी सी विविधता प्रदर्शित करनी है तो ठंडे रंगों की योजना में हम थोड़ी मात्रा में गर्म रंग और गर्म रंगों की योजना में हम कुछ मात्रा में ठंडे रंग प्रयोग कर सकते हैं। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग हैं पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी। जब इन रंगतों को धुंधला कर दिया जाता है या धूमिल कर दिया जाता है तो कोई भी अन्य रंगत इनके विपरीत अच्छी लगती है। इसलिए बैकग्राउंड में इन रंगों का प्रयोग करना बहुत उत्तम रहता है। धूमिल गर्म रंगत जो किंचित अग्रगामी होती है अपने सम्मुख रखे रंगों में सहयोग उत्पन्न करती है, यानी जो गर्म रंग है जो थोड़ा धुंधला है वह अग्रगामी होती है और अब उसके सम्मुख अगर उसके पास कोई भी रंग रखा जाता है तो वह उसमें सहयोग उत्पन्न करती है, जबकि ठंडी पृष्ठगामी रंगत अपने सम्मुख रखे रंगों में अलगाव उत्पन्न करती है। वर्ण सामंजस्य की विधि, यानी वर्ण सामंजस्य किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है, इसकी 5 विधियां हैं।
सबसे पहली विधि है रंगत को उदासीन करके। किसी रंगत को उदासीन करने के लिए हम उसमें उसका पूरक वर्ण मिला देंगे। जैसे कि अगर लाल रंग को उदासीन करना है तो उसमें हरा रंग मिला देंगे, पीले रंग को उदासीन करना है तो उसमें बैंगनी रंग मिला देंगे, और नीले रंग को अगर उदासीन करना है तो हम उसमें नारंगी रंग मिला देंगे। इस प्रकार रंगत अपने प्रभाव की तीव्रता को खो देती है, जो रंगत की तेजी है वह कम हो जाती है। सभी उदासीन वर्ण आप आसानी से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और अगर सभी रंग इस तरह से उदासीन हो जाएंगे तो वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य उत्पन्न कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। सभी वर्णों में किसी उभयनिष्ठ कॉमन वर्ण के मिश्रण द्वारा, इस विधि द्वारा दो अत्यधिक विरोधी वर्णों का भी सामंजस्य कराया जा सकता है। यानी सभी रंगों में ऐसे रंग को का इस्तेमाल किया जाए जो उन दोनों रंगों में है। जैसे कि पीले और नीले वर्ण में हरा मिश्रित करके, यानी हरे में पीला भी होता है और नीला भी होता है, तो अगर पीले और नीले में सामंजस्य स्थापित करना है तो उसमें हरा मिश्रित करेंगे, जिससे कि सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार हरे और बैंगनी में नीला मिश्रण करेंगे, क्योंकि हरे में भी नीला होता है और बैंगनी में भी नीला होता है। इन दोनों रंगों में अगर हम नीला रंग मिला देंगे तो वे भी सामंजस्य की परिधि में आ जाएंगे। इस विधि से अन्य रंगतें भी मिलाई जा सकती है। तीसरा है पारदर्शक आवरण विधि द्वारा। किसी भी रंग योजना के ऊपर पतले पारदर्शक रंग का आवरण लगाने से, यानी कोई रंग योजना है अगर उसमें कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं और उन्हें हमें सामंजस्य की परिधि में लाना है, तो उसमें एकदम पतला कोई भी एक कलर पतला पतला पूरे चित्र के ऊपर लगा देंगे, उसका आवरण उसके ऊपर लगा देंगे, जिससे कि सारे के सारे रंग सामंजस्य ग्रहण कर लेंगे। इस विधि को ग्लेजिंग कहते हैं। इसका अध्ययन हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रास्ट रंगों वाला चित्र है, उसके ऊपर हम कोई ट्रांसपेरेंट रंगीन कागज या रंगीन पॉलिथीन रख दें तो उससे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उदासीन रंगों की मध्यस्थता द्वारा। जब दो वर्ण पास रखने पर विरोधाभास उत्पन्न करते हों तो उनके मध्य में कोई भी उदासीन मान, यानी कोई भी धुंधला रंग रखने पर उनका विरोधाभास कम होकर सामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है पोत परिवर्तन द्वारा। रंगों के सतह गुण अथवा पोत को खुरदरा तथा मोटा बनाने में भी रंगत में अंतर आ जाएगा। यदि हम खुरदरे या मोटे टेक्सचर का यूज़ करते हैं तो उससे चित्र में छाया प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि जो रंग की तीव्रता है, रंग की तेजी है, वह कम हो जाएगी, और इस प्रकार से सामंजस्य में यह पोत परिवर्तन या ये टेक्सचर चेंज सहायक होगा। इस लेक्चर में हमने संयोजन के दूसरे सिद्धांत सामंजस्य के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम संयोजन के तीसरे सिद्धांत संतुलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।